वेलकम फ्रेंड। तो आज हम सीटी का पेपर डिस्कस करेंगे और हर एक एमसीक्यूज़ का मुकम्मल किताब के साथ हवाला देंगे ताकि कौन से एमसीक्यूज़ कौन से क्लास के कौन से सब्जेक्ट से आया हुआ है, मुकम्मल पेज नंबर और एक्सरसाइज नंबर के साथ मैं आज आपको बताऊंगा। तो आज मैं आपका ये कन्फ्यूजन दूर ही कर दूंगा कि पीटी, पीएसटी, सीटी और डीएम वगैरह के स्क्रीनिंग और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के एमसीक्यूज़ कहाँ से आते हैं। जिस तरह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ज़्यादातर एमसीक्यूज़ सूबा खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट स्कूलों के जो टेक्स्ट बुक्स है वहाँ से आते हैं, लेकिन कुछ एमसीक्यूज़ ऑनलाइन एक वेबसाइट है वहाँ से आते हैं। वो ऑनलाइन वेबसाइट भी मैं आपको बताऊंगा। अगर इसकी ओरिजिनल पेपर की बात कर ले तो वो इस तरह दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा ब्लर है, बहुत ज़्यादा। इस वजह से हमने उसको दोबारा टाइप करके फिर उसका करेक्ट आंसर निकाल के फिर उसको बुक के साथ कंपेयर किया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है इस तरह की वीडियो बनाने में। तो इसके बदले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं तालीम एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट, चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड ही हैज़ रिटन अ लेटर। तो रिटन चूँकि यहाँ पे आया हुआ ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इससे पहले हम ही हैज़ लगाएंगे, ठीक है। ही हैज़ रिटन अ लेटर। अगर बुक रेफरेंस की बात कीजिए तो ये थर्ड क्लास इंग्लिश पेज 29 पे इस तरह प्रेजेंट था, ही हैज़ रिटन अ लेटर। वहाँ से हमने स्क्रीनशॉट लेके आपके सामने पेश किया हुआ है। तो ये वहाँ का पेज 29 पे जो एक्सरसाइज है वहाँ से हमने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है थर्ड क्लास के इंग्लिश से। एमसीक्यूज नंबर सेकंड, व्हाट डिफाइंस अ डायग्राफ। तो डायग्राफ जो है वो टू लेटर कंबाइन टू क्रिएट अ सिंगल साउंड। दो अल्फाज जब कंबाइन हो जाए तो वो एक आवाज़ देता है, तो उसको हम डायग्राफ कहते हैं। अगर बुक रेफरेंस की बात कीजिए तो ये सेकंड क्लास इंग्लिश पेज 5 पे प्रेजेंट था, ठीक है। अ डायग्राफ इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू लेटर दैट मेक्स अ सिंगल साउंड, फॉर एग्जांपल शी, टेक एंड डैश वगैरह। तो ये 29 पे एक एक्सरसाइज है, ठीक है। वहाँ पे डायग्राफ जो कि SH ये एक डायग्राफ है। SH शॉप, ठीक है, डैश शर्ट एंड वॉश, ये श का आवाज़ देता है। लेटर 2 है लेकिन आवाज़ एक देता है, तो उसको हम डायग्राफ कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर थर्ड, डज शी रिमेंबर डैश डैश जैकेट विच आई बॉट एट द मॉल, पिक द करेक्ट आर्टिकल। तो डज शी रिमेंबर द जैकेट, ठीक है, यहाँ पे द लगेगा, द, क्योंकि जैकेट स्पेसिफिक जैकेट की बात हो रही तो यहाँ पे द लगेगा, ठीक है। ही कंज्यूम 1/4 ऑफ द केक, आइडेंटिफाई द पंक्चुएशन मार्क्स इन द अंडरलाइन फ्रेज। तो अंडरलाइन फ्रेज में जो ये है ना पंक्चुएशन मार्क है, ये हाइफन है, ठीक है। और हाइफन जो है वो फोर्थ क्लास इंग्लिश पेज 126 से लिया हुआ है, एक्सरसाइज है वहाँ पे। और वहाँ पे इस तरह लिखा हुआ था, ठीक है, ही एट 1/4 ऑफ द ब्रेड। तो यहाँ पे ही कंज्यूम 1/4 ऑफ द केक, एग्जैक्टली सेम सेंटेंसेस है, लेकिन 1/4 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर देता है उसके दरमियान, ये हाइफन है, ठीक है। ये फिफ्थ इंग्लिश पेज 117 पे भी अवेलेबल था, वहाँ से हमने 20 स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। 1/4 इस तरह लिखा हुआ था, ठीक है। आपने दोनों रेफरेंस देखने हैं। एमसीक्यूज नंबर 5, दिस ट्रेल इज डैश देन वन वी टुक बिफोर। दिस ट्रेल इज लॉन्गर। जब देन होता है ना एडजेक्टिव में तो उससे पहले हम कंपेरेटिव डिग्री लगाते हैं, ठीक है। और लॉन्गर यहाँ पे सूटेबल है। ये अगर बुक रेफरेंस की बात कीजिए इसी उसकी, तो ये फिफ्थ क्लास इंग्लिश जो है उसका पेज 22, उसके एक्सरसाइज में दिस पाथ इज़ लॉन्गर देन देट। और यहाँ पे ट्रेल है, पाथ की जगह ट्रेल लिखा हुआ है, बाकी एडजेक्टिव सेम है, दोनों में लॉन्गर है, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर सेकेंड, द स्मॉल गार्डन इज़ डियर। तो डियर यहाँ पे पोजेसिव है, ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन है। बुक रेफरेंस की बात कीजिए तो ये फिफ्थ क्लास इंग्लिश पेज 81 एक्सरसाइज से लिया हुआ है। वहाँ पे इस तरह पर्सनल प्रोनाउन भी है जो रेड में दिखाई दे रहा है, और पोजेसिव प्रोनाउन जो इस तरह ब्लू में दिखाई दे रहा है। तो दिस इज़ डियर हाउस, दिस इज़ डियर। तो डियर क्या है यहाँ पे, पोजेसिव प्रोनाउन है। और ये फिफ्थ क्लास इंग्लिश पेज 81 पे अवेलेबल है। लेकिन ये सिक्स क्लास इंग्लिश पेज 23 यूज़ ऑफ लैंग्वेज जो सेक्शन है वहाँ पे भी पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन शो पोजीशन एंड दियर, ठीक है। यहाँ पे दियर प्रेजेंट था तो वहाँ से भी आप इसका रेफरेंस ढूंढ सकते हैं, दोनों बुक्स में अवेलेबल है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इंग्लिश। व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब अ कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन जो है, a noun made by joining two or more words
दो या दो से ज़्यादा अल्फाज जब वो जॉइन हो जाए, एक साथ हो जाए, तो उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। और ये 6 क्लास इंग्लिश पेज 17 से लिया हुआ है। 17 पेज 6 क्लास इंग्लिश से लिया हुआ है। और वहाँ पे इस तरह लिखा हुआ था, कंपाउंड नाउन, अ कंपाउंड नाउन इज़ अ नाउन दैट इज़ मेड विद 2 और मोर वर्ड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाज द करेक्ट ऑप्शन। तो ज़्यादातर एमसीक्यूज जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो ज़्यादातर एमसीक्यूज बुक्स से आते हैं। ठीक है, विच अमॉन्ग दीज इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम रिक्वेस्ट करते, सॉरी उसमें हम कमांड देते हैं। ठीक है, सजेशन और वार्निंग वगैरह। तो यहाँ पे ही रन टूवर्ड द पार्क, ये भी इसमें कोई कमांड वगैरह नहीं है। ठीक है, सिंपल बात है। देन जाए रीडिंग बुक्स, ये भी सिंपल बात है। कैन यू हेल्प मी टुमारो, ये रिक्वेस्ट है। और रिक्वेस्ट हमारे पास इंटरागेटिव क्वेश्चन रिक्वेस्ट वगैरह। ठीक है, फिनिश यूर होमवर्क, अपना काम मुकम्मल करो, तो ये कमांड है। ठीक है, एक बंदे को आप कमांड दे रहे हो, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है। अगर बुक रेफरेंस की बात कीजिए तो ये 10th क्लास इंग्लिश पेज 117 पे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मौजूद है। सेंटेंसेस टाइप, उसमें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी मौजूद है, तो आप वहाँ से इसका रेफरेंस ढूंढ सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 9, समवन हैज़ टेकन अवे माई वॉलेट, चूज़ द वॉइस। तो यहाँ पे ये इनडायरेक्ट फॉर्म है। ठीक है, माई वॉलेट हैज़ बीन टेकन अवे। ठीक है, इसका वॉइस इस तरह चेंज होगा। और अगर वॉइस के रूल आप देखना चाहते हैं तो ये 9th क्लास इंग्लिश पेज 122 पे भी प्रेजेंट है। पीसी एक्टिव वॉइस का जो ग्रामर पोर्शन है, ये 10 क्लास इंग्लिश में भी मौजूद है, 6 क्लास इंग्लिश में भी मौजूद है। तो आपने वॉइस मल्टीपल बुक्स में आपको मिल जाएंगे। तो आपने वॉइस की जो रूल्स है वो फॉलो करना है और इस सेंटेंस को चेंज करना है। तो पीसीओ पामा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो हैज़ हैव है, उसको हम पास्ट में टेकन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो एक्टिव पीसी वॉइस के रूल आपको आने चाहिए। एमसीक्यूज नंबर 10, काइंडली पास द साल्ट ही सेड। तो यहाँ पे हम काइंडली लिखा हुआ था, ये क्योंकि पोलाइटली उसने बोला है। ठीक है, पास द साल्ट, तो ही रिक्वेस्ट, काइंडली की जगह हम रिक्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट मी पास द साल्ट। ठीक है, ये भी आपने नरेशंस की जो रूल है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के, वो आपने मद्देनज़र रखते हुए इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर बुक रेफरेंस की बात कीजिए तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट 9 10 क्लास इंग्लिश पेज 149 और 146 पे प्रेजेंट है। लेकिन ये मेरे ख्याल में 6 7 8 9 10 में भी थोड़े से डायरेक्ट इनडायरेक्ट मौजूद है। तो 9 10 में एग्जैक्टली मौजूद है, उसका पेज नंबर मैंने आपको बता दिया हुआ है। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 11, आई हैव इनकाउंटर एवरी क्रिएचर स्ट्रॉन्गर देन यू। एवरी यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि उसने आइडेंटिफाई अंडरलाइन एडजेक्टिव, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अगर बुक रेफरेंस की बात कीजिए तो ये 7 क्लास इंग्लिश पेज 112 पे प्रेजेंट है और वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए। ठीक है, मुख्तलिफ फॉर्म्स, तो एवरी, नाइदर वगैरह इसके एग्जाम्पल्स है। एमसीक्यूज नंबर 12, हाउ मेनी सर्वाइव इन द डेजर्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ होमोग्राफ। तो डेजर्ट का जो मीनिंग है वो क्या है, वो अ ड्राई सैंडी एरिया को हम क्या कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं। ये वोकैबुलरी से लिया हुआ है। एमसीक्यूज नंबर 13, व्हिच व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विजुअल इमेजरी इन लिटरेचर। तो विजुअल इमेजरी लिटरेचर में क्या होता है। ठीक है, इमेजरी क्या होता है, तो यूजिंग डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू फॉर्म पिक्चर इन माइंड। जब हम माइंड में पिक्चर बना लेते हैं डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज की सूरत में, तो उसको हम इमेजरी कहते हैं। अगर बुक रेफरेंस की बात कीजिए तो 9 इंग्लिश पेज 79 पे इमेजरी प्रेजेंट था। एग्जैक्टली उन्होंने यहाँ से कॉपी किया हुआ है। देखिए, अ वर्ड इमेजरी इज एसोसिएटेड विद इमेजरी पिक्चर दैट वाज ड्रॉ इन आवर माइंड्स बाय यूजिंग पार्टिकुलर वर्ड दैट कैन क्रिएट विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ द आइडिया। तो एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट वहाँ से लिया हुआ है, मैंने आपको उसका रेफरेंस दिया। एमसीक्यूज नंबर 14, चूज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो उसमें कम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी कैसे है, क्योंकि कम्प्लेक्स सेंटेंस में एक हमारे पास डिपेंडेंट सेंटेंसेस होता है, डिपेंडेंट क्लास, और दूसरा हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है। तो इसमें दोनों सेंटेंसेस प्रेजेंट है, तो इस वजह से हम इसको कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अगर कम्प्लेक्स सेंटेंस आप देखना चाहते हैं तो 9 क्लास इंग्लिश पेज 93 पे प्रेजेंट था। और जब सुबार्डिनेटिंग कंजंक्शन से एक सेंटेंस स्टार्ट होता है, जिस तरह व्हेन, अनटिल, बिकॉज, व्हाइल, इफ, ऑल्दो, आफ्टर, बिफोर, व्हेनेवर, सिंस एंड वेयरएज, तो उसको हम क्या कहते हैं,
कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो उसमें आल दो जो हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इस वजह से इस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पे सी और डी जो है वो हमारे पास और ए ये तीनों हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। MCQ नंबर 15, व्हेन द ट्री स्वे इन द एयर द अंडरलाइन वर्ड मीन्स, स्वे का मतलब है मूव, ठीक है। और ये 5th क्लास इंग्लिश पेज 14 पे प्रेजेंट था, पोएम था ओह अल्लाह लव मी, यहाँ पे एक पोएम था, वहाँ से उन्होंने ये सेंटेंस कॉपी किया हुआ है, व्हेन द ट्री स्वे इन द एयर, व्हेन द ट्री स्वे इन द एयर, और ये लफ्ज़ उन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है कि इसका मतलब क्या है। तो हमने जब वोकेबलरी में देखा तो इस वर्ड का मतलब था टू मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, तो उन्होंने ये लफ्ज़ वहाँ से कॉपी किया हुआ था, ठीक है। 5th क्लास इंग्लिश पेज 17 वोकेबलरी सेक्शन इज दियर रेफरेंस। MCQ नंबर 16, फाइंड द रॉन्गली फॉर्म कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ड विद 8 सफिक्स। तो यहाँ पे जो सफिक्स का जो पोर्शन है 6 क्लास इंग्लिश पेज 36 और ये 9 क्लास इंग्लिश पेज 18 पे भी प्रेजेंट है, ठीक है। जॉयफुल जो यहाँ पे है वो सफिक्स रॉन्गली लगा हुआ है, ये यहाँ पे उससे ठीक नहीं है, ABC में ठीक सफिक्स लगा हुआ है। MCQ नंबर 17, सिलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज़ करेक्ट प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। तो द चिल्ड्रन कंप्लीट दियर क्या रिप्रेजेंट कर देता है, यहाँ पे चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये वहाँ पे करेक्टली एंटीसीडेंट लगा हुआ है, प्रोनाउन एंटीसीडेंट, जो प्रोनाउन यहाँ पे लगा हुआ उसको रिप्रेजेंट कर ले। द गर्ल लास्ट हैज़ हम मेल के लिए लगाते हैं, यहाँ पे गर्ल है ये भी गलत है। द बॉय हैज़ अ डॉग शी, तो शी तो हम गर्ल्स के लिए लगाते हैं, यहाँ पे बॉय है ये भी गलत एंटीसीडेंट है प्रोनाउन की। द मैन रिसीव्ड हर, तो हर भी हम फीमेल के लिए यूज़ कर देते हैं और यहाँ पे मैन है तो मैन के साथ ये करेक्ट नहीं है। 9 क्लास इंग्लिश पे 22 इज़ द प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट, आप यहाँ पे उसको देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। MCQ नंबर 18, द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट डैश मोर एविडेंस इज़ नेसेसरी, show the appropriate transitional device, even so the statement is correct, even so represent कर देता है कि फर्दर भी कुछ एविडेंसेस चाहिए, तो ये अनएक्सपेक्टेड एग्जैक्टली नीडेड, ठीक है। तो ये अगर बुक रेफरेंस की बात कीजिए तो बुक में ये MCQs एग्जैक्टली हमें नहीं मिला है, ठीक है। तो हमने उसको जब देखा तो ये testpointpk.com एक ऑनलाइन वेबसाइट है, पेडागोजी के MCQs भी इस वेबसाइट से आते हैं और कुछ MCQs मैथमेटिक्स वगैरह के MCQs भी इस वेबसाइट से आते हैं, तो आप ज़रूर इस वेबसाइट से भी कुछ ना कुछ स्टडी कीजिए, ठीक है। MCQ नंबर 9, श्योरली यू रिकग्नाइज समवन, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन प्रोनाउन। तो समवन जो हमारे पास है ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है, ठीक है, और ये 7 क्लास इंग्लिश पेज 105 पे इनडेफिनेट प्रोनाउंस के जो एग्जांपल थे वो इस तरह प्रेजेंट थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट था और ये 9 क्लास इंग्लिश पेज 22 पे भी इनडेफिनेट प्रोनाउन के एग्जांपल थे, समवन वगैरह। तो यहाँ पे समवन हमें दिया गया था, तो समवन क्या है, ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है। इफ़ आई डोंट गेट सिलेक्टेड आई विल स्टार्ट माई ओन बिजनेस, ये सेंटेंस क्या है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इफ़ लगा हुआ है। इफ़ से आगे जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, डिपेंडेंट क्लास होता है, और इसके बाद इंडिपेंडेंट क्लास लगा हुआ है। तो जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास दोनों एक साथ हो जाए तो उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। 10 क्लास इंग्लिश पेज 120, इफ़ आई डोंट गेट दिस जॉब आई विल स्टार्ट अ बिजनेस। तो एग्जैक्टली उन्होंने ये सेंटेंस कॉपी किया हुआ है। ऑनलाइन रेफरेंस की बात कीजिए तो testpointpk.com पे भी ये सेंटेंस MCQs प्रेजेंट है। वी हैव सफिशिएंट टाइम टू कैच बस, टू कैच ये हमारे पास एडवर्बियल फ्रेज है, ठीक है। ये 10 क्लास इंग्लिश पेज 83 पे ये अवेलेबल था, एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट वहाँ से लिया हुआ है, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। वी हरीड डाउन द स्ट्रीट टू कैच द बस, टू कैच द बस एडवर्बियल फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है, वहाँ पे लिखा हुआ है। MCQ नंबर 22, सिलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एडजेक्टिव के जो मुख्तलिफ टाइप्स है उसको दिए गए हैं। तो स्मॉल, न्यू, स्क्वायर, रेड, बैग, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल जो है वो साइज़ को रिप्रेजेंट कर देता है, न्यू हमारे पास
ऑरिजिन को रिप्रेजेंट कर देता है स्क्वायर, हमारे पास शेप को रिप्रेजेंट कर देता है रेड कलर, और बैग हमारे पास नाउन है। तो ये 5th क्लास इंग्लिश पेज 10 पे एडजेक्टिव के मुख्तलिफ टाइप्स इस पैटर्न पे अवेलेबल है, आपने उसको जाके देख लीजिए। अ सिनोनिम फॉर हेस्टर्न एज, हेस्टर्न का जो सिनोनिम है मुतरादिफ अल्फाज है, मतलब दूसरा माना जो इसका है वो रश्ड है, ठीक है। और इसका मतलब है टू से और डू समथिंग विदाउट डिले, बहुत जल्दी एक काम करना। 10th क्लास इंग्लिश पेज 67। MCQ नंबर 24, एन एंटोनिम फॉर अबैंडनिंग इज रिटेनिंग, ठीक है। इसका जो एंटोनिम है उसका अपोजिट अल्फाज है, इसका मतलब है लीविंग, डिसर्टिंग और फॉरसेकिंग, तो इसका अपोजिट जो है रिटेनिंग है, ठीक है। और ये 9 क्लास इंग्लिश ग्लासरी 45 पेज और 46 पेज पे अवेलेबल है, ठीक है। अबैंडन, टू लीव समबडी, ठीक है, विदाउट नो इंटेंशन टू रिटर्निंग, ये वहाँ पे MCQs भी था पेज नंबर 46 पे, ठीक है। इन द सेंटेंस अबाउट द फ्रेज अबैंडन द टाई मीन्स, इसका मतलब क्या है, गिव अप द रिलेशनशिप। तो 6th क्लास इंग्लिश ग्लासरी पेज 145 पे भी प्रेजेंट है, ठीक है। हमने आपको मुख्तलिफ सोर्सेज इसके बताए, मतलब ये है कि ये बुक से ही आया हुआ है। MCQ नंबर 25, यू डोंट लुक वेल, यू डैश सी अ डॉक्टर, यू शुड सी अ डॉक्टर, चूज द करेक्ट अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब, तो यहाँ पे शुड है। 10 क्लास इंग्लिश 72 पेज से लिया हुआ है। यू डोंट लुक वेल, यू डैश सी अ डॉक्टर, यू शुड सी अ डॉक्टर, ठीक है, ये एडवाइस है तो यहाँ पे शुड लगेगा। तो 25 ये इंग्लिश का पोर्शन था, ये कंप्लीट हो चुका है। इंग्लिश के 25 MCQs आते हैं। तो इसके बाद पेडागोजी के 10 MCQs है, ठीक है। ये 10 के 10 MCQs हमारे साथ ऑनलाइन एक वेबसाइट है, वो ऑनलाइन वेबसाइट का मैंने ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, ठीक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। तो ये सारे के सारे MCQs ऑनलाइन वेबसाइट test.pk.com से वो लेते हैं, तो आपने पेडागोजी के लिए वहाँ से स्टडी करना है। तो MCQs नंबर 36 तक जो 10 MCQs है, ठीक है, वो वहाँ से लेते हैं। हम MCQs नंबर 36 से स्टार्ट कर लेंगे, ये मैथ्स का पोर्शन है। पेडागोजी के जो 10 MCQs है वो ऑनलाइन वेबसाइट से आते हैं, वो ऑनलाइन वेबसाइट मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दूंगा। और बाद में जो इस पेपर का जो कंप्लीशन हो जाएगा, ठीक है, तो बाद में मैं ये 10 MCQs आपको सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। यहाँ से हमने इस पेपर का मेन मकसद ये है कि हम रेफरेंस ढूंढ ले, ठीक है, कि MCQs कहाँ से आते हैं। तो पेडागोजी की तो ऑलरेडी मैंने रेफरेंस बता दिया, ठीक है। अब मैथ्स पोर्शन पे आए। MCQ नंबर 36, ड्यूरिंग द स्कूल असेंबली 96 स्टूडेंट आर स्टैंडिंग इन 6 इक्वल रो, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन 1 रो। जब 96 स्टूडेंट 6 रो में आते हैं, ठीक है, 96 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 16, तो एक रो में कितने आएंगे, 16 आएंगे। ये थर्ड क्लास मैथ से आया हुआ है MCQ। 37, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A, B एंड C ये तीनों यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। 2991, 6879 एंड 5757, तो ये तीनों 3 पर डिवाइडेबल है, डिवाइजिबल है। और ये D नंबर 3 पे डिविजिबल नहीं है। रूल क्या है कि ये सारे हम ऐड कर लेंगे तो इससे क्या आएगा, 21 आएगा। 21 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 7, तो ये 3 पे डिविजिबल है। इस तरह ये भी अगर हम ऐड कर लेंगे तो 3 पे डिविजिबल है, ये भी ऐड कर लेंगे तो 3 पे डिविजिबल है, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी के रूल ये है कि हम हिंसों को जमा कर लेंगे, फिर उसको अगर 3 पर डिविजिबल था तो ये 3 पर डिवाइडेबल है। अगर 3 पर ये डिवाइड नहीं हो सकता तो ये क्या होगा, 3 पर डिविजिबल नहीं है। ये 4th क्लास मैथ्स पेज 37 पे डिविजिबिलिटी रूल प्रेजेंट है, वहाँ जाके आपने उसको देखना है, ठीक है। अगर इसकी बात कर ले 2 6 क्या होगा, 8 और 5 13 और 9, 13 और 9 हमारे पास 22 हो जाएगा। और 22 तो 3 पे डिविजिबल नहीं है, तो ये 3 पर डिविजिबल नहीं होगा इंसा। MCQ नंबर 38, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 30, 45 एंड 54, तो इसका कॉमन फैक्टर जो है 1 और 3, मतलब ये तीनों हिंद से 1 पे भी डिविजिबल है और 3 पे भी डिविजिबल है, ठीक है। 2 पे इस तरह 45 डिविजिबल नहीं है, 5 पे इसमें ये डिविजिबल नहीं है, इस तरह ये ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगर बुक रेफरेंस की बात कीजिए तो ये 4th क्लास मैथ्स पेज 45 से लिया हुआ है। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 45, इस तरह का इसका
ये पैटर्न है, आपने फैक्टर डिवाइड करना है और तीनों में जो कॉमन होता है, ठीक है। ये तो वो एमसीक्यूज नहीं है, लेकिन वहाँ पे इस तरह का पैटर्न मौजूद है। तो तीनों में जो कॉमन होता है वो आपका क्या होगा, वो आपका कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। तो ये वहाँ का ये एमसीक्यूज नहीं है, लेकिन वहाँ पे उसका प्रेजेंट पैटर्न मौजूद है। अगर उसको सॉल्व करेंगे तो 1 3 ही इसका आएगा, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 39, हाउ मेनी सरफेसेस डज अ स्क्वायर पिरामिड है। तो स्क्वायर पिरामिड में हमारे पास 5 फेसेस होते हैं, ठीक है। मैथ्स क्लास 4 पेज 156 पे प्रेजेंट था ये 5 सरफेसेस और एक स्क्वायर पिरामिड में होते हैं, ठीक है। पाँचवीं क्लास का जो मैथ्स है पेज 143, वहाँ पे भी ये एमसीक्यूज प्रेजेंट था। 1 2 3 4 और 5 फेसेस एक स्क्वायर पिरामिड के होते हैं। एमसीक्यूज नंबर 40, सारा हैज 3 pieces of ribbon with length 18, 42 and 24 centimeters. She want to cut the ribbon into smaller pieces of equal length with no reminder. What is the greatest possible length of each piece? तो इस एमसीक्यूज का मतलब ये है कि सारा के पास इस तरह दागे है, ठीक है, रिबन है, और वो इस तरह काटना चाहता है, 6 इस तरह काटना चाहता है, ठीक है, कि वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए और इससे कोई वेस्ट बाकी न रह जाए, ठीक है, टोटल इक्वल हो जाए। तो वो 6 सेंटीमीटर में अगर ये काट ले तो ये कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एमसीक्यूज में करेक्ट ऑप्शन जो है वो 6 है, ठीक है। गलती से हमने यहाँ पे डी मार्क किया हुआ है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, 6। कैलकुलेशन का तरीका क्या है, हमने क्या करना है, ये बुक रेफरेंस मैंने बता दिया, ये 5वीं क्लास में प्रेजेंट है, ठीक है, पेज वहाँ पे मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह का एमसीक्यूज है, वहाँ पे क्वेश्चन है। फिर इसकी कैलकुलेशन का तरीका ये है कि 2 × 3 × 3 फैक्टर्स में फैक्टराइजेशन करनी है, फिर जो तीनों में कॉमन है वो ढूंढना है, और ये 6 ही आएगा, ठीक है। 41, 6/9 + 6/8 + 6/3, ये 5th क्लास मैथ्स पेज 47 पे एग्जैक्टली ये प्रेजेंट था। और इसकी कैलकुलेशन अगर हम कर लेते हैं तो इसको हमने ऐड करना है, ठीक है। इस तरह हमने अगर ऐड किए 9 8 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, फिर उसको ऐड कर लेंगे, फिर इससे आंसर 127/36 आएगा। 5th क्लास मैथ्स पेज 47 ऑप्शन नंबर डी 127 डिवाइड बाई 6 इज द करेक्ट ऑप्शन। 42, if the perimeter of the rectangle is 34 centimeter and we increase its length by 2 centimeter, then there will be a difference of dash centimeter in its perimeter. अगर एक रेक्टेंगल का पीरीमीटर 34 सेंटीमीटर है और हम इसका लेंथ कम कर दिए जाए 2 सेंटीमीटर, तो उसका पीरीमीटर पर क्या होगा, तो फिर 4 सेंटीमीटर कम होगा, ठीक है। अगर बुक रेफरेंस की बात कीजिए तो 5th क्लास इंग्लिश पेज मैथ्स पेज 160 वहाँ पे ये एमसीक्यूज भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, बी 4। 43, if the sum of the quantity is 1840 and the average is 115, then find the number of quantity. तो यहाँ पे हमारे पास इसका कैलकुलेशन इस तरह होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगर बुक रेफरेंस की बात कीजिए 5th क्लास मैथ्स पेज 160, ठीक है। सम ऑफ क्वांटिटी हम लिख लेंगे, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ लिख लेंगे। सम ऑफ क्वांटिटी ये है, नंबर ऑफ क्वांटिटी ये है, तो सम ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ क्वांटिटी हमारे पास एवरेज इस तरह बन जाएगा, ठीक है। एवरेज और सम को हमने इंटरचेंज कर दिए, तो 1840 डिवाइड बाई 115 इज इक्वल टू 60। आपने इस पेज पे जाना है 5th क्लास इंग्लिश में 160 पे, वहाँ पे ये पैटर्न मौजूद है, ठीक है। द सोल्यूशन ऑफ 4/5 into x + 7 इज इक्वल टू 3 × 2x - 7। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास ये होगा कि हमने 4/5 को x + 7 से मल्टीप्लिकेशन देना है और 3 × 2x - 7 3 को इससे मल्टीप्लिकेशन देना है। फिर उसको कैलकुलेशन करके हमारे पास आखिर में 123/26 ये आएगा, और ये 6th क्लास मैथ्स पेज 134 से लिया हुआ है। तो वहाँ जाके आपने उसको भी ये बुक की पेज का हमने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ठीक है।
अगर इसकी वेरिफिकेशन की बात कर ले तो वहाँ पे इसका वेरिफिकेशन भी मौजूद था, तो वेरिफिकेशन से भी इसका 126/13 ही आंसर आएगा। MCQs number 45. A rectangle ABCD is 20 centimeter long and 10 centimeter wide. There is a border toward the inner side of the rectangle that is 2 centimeter wide. Find the area of the border. तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, लेंथ उसका 20 सेंटीमीटर है और विड्थ 10 सेंटीमीटर है। अगर उसके अंदर हम एक बॉर्डर बना ले, ठीक है, हर एक साइड से हम 2 सेंटीमीटर अंदर जाए और एक बॉर्डर या रोड टाइप की एक चीज़ बना ले, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे दिखाया गया है, तो उस रोड का क्या एरिया होगा। तो हमारे पास एरिया बॉर्डर होगा एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल। लार्ज रेक्टेंगल ये है और स्मॉल रेक्टेंगल ये है। तो कैलकुलेशन से हम जो लार्ज रेक्टेंगल है 20/10 इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास लार्ज रेक्टेंगल का एरिया है। और स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास क्या होगा, विड्थ हमारे पास उसका 4 सेंटीमीटर कम हो गया, क्योंकि एक साइड से 2 सेंटीमीटर कम होंगे, इस साइड से 2 सेंटीमीटर, टोटल 4 सेंटीमीटर कम हो गए ना, तो 16 बाकी रह गए। तो 16 और इस विड्थ भी इस तरह कम होगा, तो 16 × 6 इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 200 से अगर हम 96 माइनस कर लेंगे तो आएगा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है इस करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। MCQs number 46. If A/B is equal to 2/3 and B/C is 3/4, find the continued ratio between the quantity A, B and C. तो 2/3/4 इससे ये ऑप्शन आएगा। कैलकुलेशन का तरीका ये है कि A/B हम लिख लेंगे, B/C लिख लेंगे और फिर दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास A का वैल्यू 2 है, सॉरी, B का वैल्यू 3 है, ठीक है, तो B का वैल्यू हम लिख लेंगे। फिर B का वैल्यू 3 है, तो B का दोनों वैल्यू सेम है और C का वैल्यू 4 है। तो इसको अगर हम कंबाइन कर लेंगे तो 2 आएगा, 3 आएगा, फिर इसका 4 आएगा। तो इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये हमारे पास MCQs नंबर 47. 5 workers construct a wall in 6 hours. How many hours are required to construct the same wall by 3 workers? अगर 5 वर्कर एक वॉल को 6 घंटों में बना लेता है तो 3 वर्कर कितने घंटों में बना लेगा, ठीक है। 5 वर्कर 6 घंटों में बना लेता है तो 3 वर्कर कितने दिनों में बना लेगा, सॉरी कितने हावर्स में। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। वर्कर अगर डिक्रीज़ हो जाएंगे तो टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा, इसको हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। और जिस पर हम एरो का टेल है उसको हम नॉमिनेटर में लिखेंगे, एरो का हेड जो जिस डिजिट पे होगा वो डिनोमिनेटर में, इस तरह इस साइड पे भी। और फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर करके उसको सॉल्व करके फिर हमारे पास एक्स का जो वैल्यू आएगा वो हमारे पास आंसर है, जो कि 10 हावर्स है, ठीक है। बुक रेफरेंस की बात कीजिए तो 7th क्लास मैथ्स पेज 71 पे एग्जैक्टली ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। 5 workers construct a wall in 6 hours. How many workers are required to construct the same wall by 3 workers? ठीक है, तो हमने उस पेज का स्क्रीनशॉट लेके आपके सामने पेश किया हुआ है। MCQ नंबर 48. Find the value of 76 increase in the ratio of 5/2. तो 5/2 को हम 5/2 को हम 36 से ज़रब देंगे तो उससे 190 आएगा। बुक रेफरेंस की बात कीजिए तो ये 7 क्लास मैथमेटिक्स पेज 75 से लिया हुआ है। रिव्यू एक्सरसाइज में वो H नंबर MCQs है। 76 इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ 5/2 इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर 3 190। MCQs नंबर 49. व्हाट इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x² - 2x + 1? तो इसका ऑप्शन नंबर A x - 1 × x - 1। ये 7 क्लास मैथ्स पेज 126 से लिया हुआ है। फैक्टराइजेशन का जो पोर्शन है वहाँ पे ABC 3 एक्सप्रेशन थे, तो A नंबर जो एक्सप्रेशन है x² - 2x + 1 उन्होंने ये उठाया हुआ है। सोल्यूशन का तरीका है, जब हम उसका ढूंढ लेते हैं तो ये x - 1 × x - 1 ये इसका बराबर है और ये x - 1 होल स्क्वायर का बराबर है, ठीक है।
MCQ number 50. The difference between two whole number is 60 if the ratio between them is 2-3. Find the number. तो दो हिस्से है, उसके दरमियान डिफरेंस 60 है, रेशो उसके दरमियान 2/3 है, तो वो डिजिट्स क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए 180 एंड 120। 7th क्लास मैथ्स पेज 137 ही लिया हुआ है, वहाँ पे ये एग्जांपल नंबर 2 था। सोल्यूशन अगर हम इसका कर लेते हैं तो फिर इन में 120 एंड 180 हमारे पास वो हिंद से आ जाते हैं, जिसका डिफरेंस 60 है और रेशो 2/3 है। मेरा इस पेपर डिस्कशन का मेन मकसद ये है कि आपको बुक का रेफरेंस बताओ, ठीक है। अगर MCQs को मैंने सही तरीके से हल नहीं किया तो आप ख़ुद उसको हल कीजिए, लेकिन मेरा जो मकसद है वो तो पूरा होता है। हर एक MCQs का मैं आपको बुक रेफरेंस बता देता हूँ, ठीक है। तो MCQ नंबर 51, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर इन द नंबर 9000? तो 9000 में हमारे पास 9 ही सिग्निफिकेंट फिगर थे, ये तीनों ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, क्योंकि 8th क्लास मैथ्स पेज 03 से सिग्निफिकेंट फिगर में जो रूल्स है वहाँ पे इस तरह लिखा हुआ था, 0 एट द एंड ऑफ द होल नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट बिकॉज फॉर एग्जांपल 9500 में 2 क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर है। ये 0 दो जो लास्ट में है राइट हैंड साइड पे, उन्होंने इसको एक्सक्लूड किया हुआ है। तो होल नंबर के राइट हैंड साइड पे जो 0 है, अगर इसके बाद में अगर कोई नॉन ज़ीरो डिजिट ना हो तो वो नॉन सिग्निफिकेंट कंसिडर होंगे। द मार्क प्राइस ऑफ अ फोटोकॉपियर मशीन इज 72,000। द मशीन वाज सोल्ड एट 5% डिस्काउंट। द शॉपकीपर स्टिल ऑन अ प्रॉफिट ऑफ 14%। फाइंड द कॉस्ट ऑफ इट्स प्राइस। तो एक मशीन का प्राइस 72,000 है, ठीक है, उस पर 5% डिस्काउंट भी दे रहा है वो शॉपकीपर, फिर भी वो 14% उस पर अर्निंग कर रहा है। तो इसका ओरिजिनल प्राइस आप बता दीजिए कि क्या है। तो उसका ओरिजिनल प्राइस जो है वो हमारे पास क्या है? 60,000 है। और 60,000 को अगर हम, ठीक है, वो 60,000 इसका करेक्ट ऑप्शन है। एक्सप्लेनेशन के लिए 8th क्लास पेज 44 पे आप विज़िट कीजिए, वहाँ पे एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 आप उठा के उसका सलूशन कर लीजिए, ठीक है। इसका सलूशन मैंने वहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मेरा मेन मकसद है आपको रेफरेंस बताना, ताकि आप उस तरीके से प्रिपरेशन कर लें। MCQ नंबर 53, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज़ अ वीडियो दैट इज़ बिटवीन 0 and 1। तो 0 and 1 हमारे पास क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ एनी नंबर फ्राम 0 and 1। ऑप्शन नंबर डी। 7th क्लास मैथ्स पेज 265, 7th क्लास मैथ्स पेज 268 पर भी ये एग्जैक्टली ये MCQs प्रेजेंट है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ एनी नंबर फ्राम 0 and 1, 3। सी नंबर ऑप्शन जो है वहाँ पे ये MCQs F था, ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज है ये। MCQ नंबर 54, एफ ए एन is equal to n square. Find the sum of the 13 and 20 term of the sequence. तो 13 और 20 टर्म को अगर हम ढूंढ लेते हैं और फिर उसको ऐड कर लेंगे, इस जो ये पैटर्न दिया हुआ है उन्होंने सीक्वेंस का, ठीक है, इसमें अगर हम n की जगह 13 पुट कर लेंगे और इस पर स्क्वायर लेते हैं, फिर उस पर 20 पुट कर लेंगे और उस पर स्क्वायर लेते हैं, फिर इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो इससे क्या आएगा? 569। 8th क्लास मैथ्स पेज 108, एफ ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ 13 and 20 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। उन्होंने ये उठाया हुआ है, ठीक है। सोल्यूशन उसका ये है कि हमें चूँकि ये पैटर्न दिया हुआ है, इनकी जगह हम 13 पुट कर लेंगे, एक बार उस पर स्क्वायर लेंगे, फिर इनकी जगह 20 पुट कर लेंगे, उस पर स्क्वायर लेंगे, और फिर इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो इससे 569 आएगा, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। फाइंड एक्स एफ लॉग एक्स 4/9 इज इक्वल टू 2। 2/3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 9th क्लास पेज 82 मैथ्स गिवन हमारे पास क्या है? log x 4/9 इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, और फिर इससे हमारे पास x का जो वैल्यू है 2/3, इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 56, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर व्हेन a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 9 एंड ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू 20। तो ये इज़ द करेक्ट ऑप्शन 41A। 9th क्लास मैथ्स पेज 82 से लिया हुआ है, वहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 13 था ये, और इसको आपने एग्जैक्टली ये एग्जाम्पल उन्होंने कॉपी किया हुआ है, एक भी वैल्यू भी उन्होंने चेंज नहीं किया हुआ है, उसको कैलकुलेशन से
ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का जो फार्मूला है उस पे ये हल होता है और लास्ट में हमारे पास 41 आएगा, ठीक है, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। MCQ नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पॉइंट ए 5 कामा माइनस 2 बी इंटू 1 कामा 2 एंड सी माइनस 2 कामा 5। तो ये हमारे पास ये पॉइंट हमारे पास कोलिनियर बना लेता है, ठीक है। 9 क्लास मैथ्स पेज 217 पे एग्जाम्पल नंबर 6 है ये, और ये यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू ये हल होगा, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लंबा है, ठीक है। हर एक MCQs के लिए ये टाइम तकरीबन 1 मिनट होता है, तो ये तो 10 मिनट का सवाल है, 1 मिनट में कैसे हल होता है, तो मैं तो हैरान हूँ, ठीक है, इस तरह लंबे MCQs आने की। MCQ नंबर 58, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if 2 is 0 of the polynomial 2x4 plus x cube plus kx square minus 8। तो इसमें -8 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 10 क्लास मैथ्स चैप्टर नंबर 3 एंड पेज नंबर 40 एग्जाम्पल नंबर 20, एग्जैक्टली एग्जाम्पल नंबर 20 उन्होंने उठाया हुआ है, ठीक है। ये सिंथेटिक डिवीजन की थ्रू हल होगा। ये भी काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी 1 मिनट 2 मिनट का काम नहीं, ये भी आपसे 5-10 मिनट का टाइम लेगा। तो कैलकुलेशन का तरीका ये है कि आपने कोफिशिएंट लिखना है पहले, 2x स्क्वायर का x4 का जो कोफिशिएंट है आपने पहले वो लिखना है, फिर x क्यूब का कोफिशिएंट लिखना है, फिर k स्क्वायर का जो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो k है वो लिखना है। x हमारे पास इसमें नहीं तो उसकी जगह हम 0 लिख लेंगे एंड -8 अपनी जगह। यहाँ पे हमारे पास जो रूट है फैक्टर का, ठीक है, वो x-2 है, तो 2 को x-2 इज इक्वल टू 0, तो 2 को हम उस साइड पे लेंगे तो -2 हो जाए, -2x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। फिर x का वैल्यू जो 2 है वो लिख लेंगे, फिर 4 से 2 अपनी जगह लिख लेंगे, फिर 2 को 2 से ज़रब देंगे तो 4 हो जाएगा एंड 4 एंड 1 इज इक्वल टू 5। फिर 2 को 5 से ज़रब देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 प्लस k इज इक्वल टू k प्लस 10। फिर उसको 2 से ज़रब देंगे तो 2k प्लस 20, ठीक है। फिर उसको 2 से ज़रब देंगे, फिर अपनी जगह लिख लेंगे, फिर उसको 2 से ज़रब देंगे तो 4k प्लस 40। इससे हम 8 माइनस 8 ऐड कर लेंगे तो 4k अपनी जगह हो जाएगा, 40 से -8 माइनस कर लेंगे तो 4k प्लस 32। ये रिमाइंडर हो गया, और रिमाइंडर हम 0 का बराबर लेंगे, तो 4k प्लस 32 इज इक्वल टू 0। फिर उसको उस साइड पे लेंगे, फिर उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे, फिर k इज इक्वल टू -8 आएगा, तो इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 59, इफ टेंजेंट इज ग्रेटर देन स्मॉलर देन 0 एंड कॉस इज ग्रेटर देन 0, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, तो ये 4th क्वाड्रेंट होगा। 10th क्लास मैथमेटिक्स पेज 177 एग्जाम्पल 12 है यूनिट नंबर 7 में। मस्ट लाई इन 4th क्वाड्रेंट, ठीक है। इफ टेंजेंट इज स्मॉलर देन 0 एंड कॉस इज ग्रेटर देन 0, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो ये 4th क्वाड्रेंट में होगा। एग्जैक्टली ये एग्जाम्पल 12 उन्होंने कॉपी किया हुआ है। 60, if the radius of a circle is 30 cm, find the length of a chord which is 10 cm from the center। तो हमारे पास जो रेडियस है वो 30 सेंटीमीटर है एंड कॉर्ड हमारे पास फाइंड आउट करना है, ठीक है। कॉर्ड 10 सेंटीमीटर है एंड लेंथ मालूम करना है। तो ये 10 क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 9.1 यूनिट 9 एंड क्वेश्चन नंबर 1 है। इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 30 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ अ कार्ड विच इज़ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो इसको आपने यहाँ पे आके उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमने एग्जैक्टली रेफरेंस बता दिया है आपको। अब ये हिस्ट्री का पोर्शन शुरू हुआ है, ठीक है। तो हिस्ट्री के 15 MCQs आते हैं और जनरल साइंस के 20 MCQs आते हैं, तो कंबाइन उन्होंने दिए हुए, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। विच मोमेंट वाइडन द गैप बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, मुसलमान और हिंदू के दरमियान कौन से ऐसा मोमेंट था जिसने एक गैप हो उनके दरमियान मज़ीद बढ़ा दिया, तो वो खिलाफत और मुपला रेबलेशन जो तहरीकें थे उन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया था। ये MCQs बुक में भी एग्जैक्टली अवेलेबल है लेकिन मुझे नहीं मिला, लेकिन ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है testpointpk.com, वहाँ पे भी ये प्रेजेंट है। MCQ नंबर 62, व्हिच डिड जनरल परवेज़ मुशर्रफ एज्यूम कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट बाय ओवरटेकिंग नवाज शरीफ। परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को हटा के गवर्नमेंट का कंट्रोल संभाल लिया, तो वो अक्टूबर 12, 1999
कारगिल पे दोनों के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हुए थे, तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने गवर्नमेंट अपना बना लिया था। तो टेंथ पाक स्टडी पेज 30 पे अवेलेबल था। ठीक है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर हुकूमत। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर का हुकूमत का आगाज़ 12 अक्टूबर 1999 से हुआ, जब उन्होंने नवाज शरीफ को हुकूमत बरतरफ कर दी। MCQ नंबर 63, विच हाईवे इज़ अ सिंबल ऑफ पाकिस्तान चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर। तो ये कुराकोरम हाईवे जो पाकिस्तान और चाइना का जो इकनॉमिक कॉरिडोर है, सीपे का, वहाँ का ये एक बेस है। ठीक है, तो 8 क्लास हिस्ट्री पेज 101 पे चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर प्रेजेंट है। और 9 क्लास पाक स्टडी में भी ये 10 क्लास पाक स्टडी शाहिरा कुराकोरम। ठीक है, कुराकोरम हाईवे की बात हो रही। तो ये testpoint.com पे भी ये अवेलेबल है। MCQ 64, विच ऑफ दिस मिनरल इज़ यूज इन एनर्जी प्रोडक्शन इन पाउंड इन पाकिस्तान। तो कॉयल है ये, ऑप्शन नंबर बी। 10 क्लास पाकिस्तान स्टडी पेज 92। ठीक है, वहाँ का स्क्रीनशॉट मैंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। व्हेन डिड द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर टू ट्रांसफ़र पावर टू इंडियंस। तो ये 3 जून में उन्होंने ये ऐलान किया कि हमने हिंदुस्तान छोड़ना है और इसका हुकूमत हिंदुस्तानियों को देना है। 9th क्लास पाक स्टडी पेज 29। 3 जून के मंसूबा ने आपने इसको रीड करना है, जो टॉपिक है। 66, इन द पास्ट हाउ वाज सोलर एनर्जी कंसनट्रेटेड टू प्रोड्यूस हीट यूजिंग स्पेरिकल मिरर एंड लेंसेज। 8 क्लास साइंस में जो मिरर का जो चैप्टर है, वहाँ से ये MCQ लिया हुआ है। 67, इन ह्यूमन बीइंग देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, डाउन सिंड्रोम डिसऑर्डर इज कंसर्न्ड विद क्रोमोसोम नंबर। तो डाउन सिंड्रोम में जो 21 जो क्रोमोसोम होता है, वहाँ पे 2 पेयर की जगह 3 क्रोमोसोम होते हैं, 2 की जगह 3 होते हैं। तो ये 10 क्लास जनरल साइंस पेज 68, डाउन सिंड्रोम डिसऑर्डर कंसर्न विद क्रोमोसोम 21। ठीक है, तो ये 21 क्रोमोसोम की डिसऑर्डर है। 68, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल डिजास्टर कैन बी कॉज्ड इफ अर्थक्वेक ऑकर अंडर सी। सी में जब अर्थक्वेक होता है, जलजला होता है, तो उससे सुनामी आती है। ये 10 क्लास जनरल साइंस पेज 124 पे अवेलेबल है। वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके हमने यहाँ पे आपके सामने पेश किया हुआ है। MCQ नंबर 29, लेजर stand for light amplification by stimulated emission of radiation. The term laser amplification mostly close refer to which process। तो ये लाइट की जो बीम है उसका इंटेंसिटी ये ज़्यादा कर देता है। ठीक है, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वेवलेंथ इन लाइट बीम। ये ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और ये 10 क्लास जनरल साइंस पेज 129 पे इस तरह प्रेजेंट था। ठीक है, इन इंटेंस मोनोक्रोम एंड यूनिकोइन बीम ऑफ विजिबल लाइट। ठीक है, तो आपने उसको लेज़र वाला जो चैप्टर टॉपिक है पेज नंबर 129 पे 10 क्लास जनरल साइंस में, तो उससे ये MCQs आया हुआ है। MCQ नंबर 70, हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 प्रोटॉन एंड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। विच ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस हाइड्रोजन यूजिंग सनलाइट। तो अल्गी और बैक्टीरिया जो है वो एक प्रोसेस कर देता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस में वो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह H2S लेता है। ठीक है, तो वहाँ पे कार्बन की जगह हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन होता है, और फिर उसको सयानो बैक्टीरिया ये काम कर देता है, और फिर ये हाइड्रोजन एक्स्ट्रा बाई प्रोडक्ट वो रिलीज़ कर देता है। ठीक है, आम फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट होता है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया हाइड्रोजन बाई प्रोडक्ट रिलीज़ कर देता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड की जगह H2S लेता है, ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन ये रिलीज़ कर देता है। ये MCQs और testpointpk.com से लिया हुआ है। MCQ नंबर 71, थ्रीडवर्म आर द मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर ह्यूमन हॉस्ट स्पेसिफिक नेमाटोड। द स्पेसिफिक नेम ऑफ द थ्रीडवर्म इज। तो ये इंट्रोबियस वर्मिकुलरिस है। ठीक है, ये 10 क्लास जनरल साइंस पेज 114 पे प्रेजेंट था थ्रीडवर्म, और उसका सिंथेटिक नेम था इंट्रोबियस वर्मिकुलरिस। ठीक है, आपने उसको याद करना है। Tetanus is a serious but preventable disease that affects the body, muscle and nerve. Tetanus typically enter the human body through which of the following। तो टेटनस जो होते हैं ये बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं, और ये जब वुंड्स या कट वगैरह लगता है स्किन पे तो उसके थ्रू ये एंटर होता है। और ये 10 क्लास जनरल साइंस पेज 97 से लिया हुआ है टेटनस। ठीक है, अफेक्ट द बॉडी मसल एंड नर्व।
एंटर द बॉडी थ्रू डीप कट्स, ठीक है। और जब ये मसल नर्व वगैरह अटैक कर लेता है तो इंसान इस तरह होता है। ये भी बुक से मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। MCQ number 73. Why might the full life of cost of a copper cable be lower than that of aluminium cable? तो कापर का जो फुल लाइफ है वो एल्यूमिनियम से कम होता है, तो इस वजह से कि कापर इज़ मेड ऑफ ड्यूरेबल एंड रिलायबल ओवर टाइम, ठीक है। 9 क्लास जनरल साइंस पेज 45. कापर इज़ द मोस्ट एफिशिएंट एंड रिलायबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ठीक है। द फुल लाइफ साइकिल कॉस्ट कापर केपेबल ऑफ लोअर देन एल्यूमिनियम केबल, तो ऑप्शन नंबर बी। 74. Stem is the main above ground structural axis of vascular plant providing support in transporting water, nutrient and other substances. The central part of the stem used for the storage called. तो stem बहुत ज़्यादा किस्सा उन्होंने कर दिया, ठीक है। तो इसका मेन मकसद था कि सेंट्रल पार्ट जो होता है स्टेम में उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम पिथ कहते हैं। 7th क्लास जनरल साइंस पेज से पर 3 से लिया हुआ है। यहाँ पे जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको पिथ कहते हैं। हमने वहाँ का क्रॉस सेक्शनल डायग्राम भी अटैच किया हुआ है और वहाँ पे द वास्कुलर बंडल आर स्ट्रॉन्ग एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। पिथ इज द प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द वास्कुलर बंडल एंड फॉर स्टोरेज, ठीक है। MCQ number 75. When lung expand, air move in, and when it contract, air move out. The lungs are unable to move on their own because of which of the following? तो जब एयर एंटर होता है तो लंग्स एक्सपेंड होता है, जब एयर आउट होता है तो लंग कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि दे आर स्पॉन्जी एंड नॉन मास्कुलर। 7 क्लास जनरल साइंस पेज 3 ब्रीथिंग जो चैप्टर है, ठीक है, ब्रीथिंग जो टॉपिक है, एग्जैक्टली lungs are spongy in nature and they cannot move on their own. The muscles surrounding the lung expand or compress the lungs. तो ब्रीथिंग का जो टॉपिक है आपने वो पढ़ना है, ठीक है, 7 क्लास जनरल साइंस में। और पेज मुझे ज़रा गलत लगता है, ठीक है, ये पेज गलत है, लेकिन 7 क्लास में जो ब्रीथिंग का टॉपिक है रिस्पिरेटरी सिस्टम में वहाँ से ये उठाया हुआ है। MCQ नंबर 76. T cell, also known as T lymphocyte and thymocyte. The main rule of T cell in the immune system is which one of the following? They kill directly virus infected cell and activate immune system. So option number C. 7 class general science page 32. T cell directly kill infected cell and activate all other cell of immune system to fight germs. Okay. MCQ number 77. Demagnetization is the process of removing the magnetic field from an object. Which one of the following process cannot destroy magnetic properties of magnet? तो हैमरिंग, बॉइलिंग एंड हीटिंग, ये सारे मैग्नेटाइजेशन को रिमूव कर देता है, लेकिन ड्रॉपिंग ऑन अ हार्ड सरफेस ये मैग्नेटाइजेशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं करता। तो ये 6 क्लास जनरल साइंस पेज 129 और पेज 131 पे ये अवेलेबल थे, ठीक है। 129 पे ये अवेलेबल था, डीमैग्नेटाइजेशन, हीटिंग है, हैमरिंग है और इलेक्ट्रिकल मेथड है, ठीक है इसमें। लेकिन ये 9th MCQs भी है एक्सरसाइज में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन नॉट डिस्ट्रॉय मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट? तो ड्रॉपिंग ऑन अ हार्ड सरफेस, ठीक है। तो आपने इन दोनों पेजेस को पढ़ना है। MCQ नंबर 78. द प्लैनेट विच आर फार अवे फ्रॉम द सन आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स. These planets are mostly composed of which one of the following state of matter? तो ये गैस से एग्जैक्टली बने होते हैं, ठीक है। प्लैनेट से बाहर जो होते हैं वो क्या किससे होते हैं, ठीक है। तो प्लैनेट ज़्यादातर प्लाज्मा से भी बने होते हैं, ठीक है। द आउटर प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस एंड नेपच्यून आर प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस, ठीक है। तो गैसेस से ये बने होते हैं। MCQ number 79. An endothermic reaction is a chemical reaction that absorbs energy from its surrounding, usually in the form of heat. Which one of the following reaction is endothermic? एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होता है जो एनवायरनमेंट से हीट एब्जॉर्ब कर दी। जब एक्सोथर्मिक एनवायरनमेंट को हीट देता है, तो इसमें एंडोथर्मिक कौन है? जो माहौल से एनर्जी लेता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट, उसको एनर्जी चाहिए कि ये रिएक्शन परफॉर्म करे। इसमें एनर्जी रिलीज होता है, इसमें भी हीट रिलीज होता है, इसमें हीट और इसमें भी हीट। ऑप्शन नंबर बी। और ये 8 क्लास जनरल साइंस पेज 83 पे अवेलेबल था, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट उसको हीट चाहिए, इस वजह से ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जब ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में
कन्वर्ट होता है। MCQ नंबर 80, salt are crystalline solid having high melting point and boiling point, which one of the following salt is insoluble in water? तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है, वाटर में सॉल्युबल नहीं है। MCQ नंबर 81, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल रे लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू द आई? जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होता है और आई में आता है, आंख में, तो उसको रे ट्रेसिंग कहते हैं, ठीक है। और ये 8 क्लास जनरल साइंस पेज 127 पे अवेलेबल है। द मेथड ऑफ फॉलोइंग इंडिविजुअल रे इज they travel from an object to our eye or some other point is called ray tracing, ठीक है। MCQ नंबर 82, the SI unit of current is ampere and represented by capital letter A. 1 ampere is equal to, तो एम्पेयर कूलम पर सेकंड का बराबर है। ये 8 क्लास जनरल साइंस पेज 153 पे अवेलेबल था। यूनिट ऑफ करंट, तो करंट का जो यूनिट है वो एम्पेयर है और एम्पेयर 1 कूलम पर सेकंड का बराबर है। MCQ नंबर 83, द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ बाय वॉल्यूम इज मेंटल, द थिकनेस ऑफ द अर्थ इज 3900 किलोमीटर, ठीक है। 5th क्लास जनरल साइंस पेज 112, द लेयर ऑफ द अर्थ अंडर द क्रिस्ट इज आर कॉल्ड मेंटल। यहाँ पे मेंटल द बिगेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ है। This is the biggest part of Earth by volume. Its thickness is about 3,900 kilometer. Option number C. 84. Which one of the following is insulator for electricity but conductor for heat? तो डायमंड जो है इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन ये हीट के लिए कंडक्टर नहीं है, ठीक। इंसुलेटर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी, डायमंड में हम इलेक्ट्रिसिटी करंट को पास नहीं कर सकते, लेकिन ये हीट के लिए कंडक्टर है। तो ये हाईवर डायमंड इज इंसुलेटर फॉर इलेक्ट्रिसिटी बट कंडक्टर फॉर हीट, ठीक है। और यूजुअली क्या होता है कि द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो कंडक्टर ऑफ हीट, लेकिन डायमंड में ये पैटर्न अलग है। 5th क्लास जनरल साइंस पेज 98। 85, अ लीवर इज अ सिंपल मशीन दैट कैन बी यूज टू पुश अ लिफ्ट अ हेवी ऑब्जेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ लीवर? तो लीवर का एग्जांपल व्हील ब्रो है, ठीक है। और ये ओल्ड ईटा पेपर से आया हुआ है, एग्जैक्टली बुक में ये प्रेजेंट नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट रूल द इंडियन सब कॉन्टिनेंट? तो रोमन्स ने कभी भी सब कॉन्टिनेंट में हुकूमत नहीं की है। अरब जो कि मोहम्मद बिन कासिम था, तुर्कों ने किया है, ब्रिटिश ने किया है यहाँ पे, लेकिन रोमन्स ने कभी यहाँ पे रूल नहीं किया हुआ है। 87, हु वाज द अफगान रूलर दैट फॉट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? तो अहमद शाह अब्दाली ने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा से क्या किया था? 1761 में मुकाबला किया था, ठीक है। द लैंडमार्क ऑफ इंडिया, द वार वाज फॉट इन 1761 बिटवीन अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली एंड द मराठास, ठीक है। MCQ नंबर 88, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ नंगा पर्वत? नंगा पर्वत का जो हाइट है वो 8126 मीटर है। 9th क्लास पाकिस्तान स्टडी पेज 44 पे अवेलेबल है। छोटी नांगा पर्वत 8126 मीटर बुलंद है और ये 5th क्लास की जो सोशल स्टडी है वहाँ पे भी प्रेजेंट है। 89, मौलाना मुफ्ती महमूद राइज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट हुज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन? मौलाना मुफ्ती महमूद ने अयूब खान और सिकंदर मिर्ज़ा की जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन थे उसके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ था। जब सिकंदर मिर्ज़ा ने कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोड किया था, एब्रोगेटेड 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका भी उसका ख़िलाफ़ था। और जनरल अयूब खान ने जब मार्शल लॉ लगाया तो 1958 में, तो उसका भी वो ख़िलाफ़ था। 90, आफ्टर द फेलियर ऑफ वार ऑफ 1857 हु टुक कंट्रोल ऑफ इंडियन अफेयर्स? तो 1857 में जब नाकामी हुई हिंदुस्तानियों को, तो फिर हिंदुस्तान का कंट्रोल किसके पास चला गया? तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से भी गया, ठीक है। तो 8th क्लास हिस्ट्री पेज 7 पे ये प्रेजेंट है, वहाँ का स्क्रीनशॉट यहाँ पे मौजूद है। इन इंडियन अफेयर केम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। ये 1857 जंग की बात हो रही है। विच ऑर्गेनाइजेशन रूल इंडियन इन 1858 आफ्टर वुड डिस्पैच? वुड डिस्पैच के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एजुकेशन सिस्टम था वो ख़त्म हो गया था। फिर 8th क्लास हिस्ट्री पेज 11, हु एस्टेब्लिश मदरसा रहमानिया इन दिल्ली? शाह
अब्दुर्रहीम, ये शाह वलीउल्लाह का बाप था। उन्होंने मदरसा रहमानिया इस्टेब्लिश किया था, बनाया। 8 क्लास हिस्ट्री पेज 20। और यहाँ पे हिज फादर शाह अब्दुर्रहीम अ वेल नोन रिलीजियस का इस्टेब्लिश मदरसा रहमानिया इन दिल्ली। MCQ नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाय सर सैयद अहमद ख़ान। तो तिब्बुल कलाम, ये सर सैयद अहमद ख़ान ने तिब्बुल कलाम, ठीक है। यहाँ पे सोशल कंट्रीब्यूशन का जो सेक्शन था सर सैयद अहमद ख़ान था, वो हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट करके दिया हुआ है, तो उसको आपने रीड करना है, ठीक है। 8 क्लास हिस्ट्री पेज 26। 94, विच 2 cities वर टारगेटेड विद एटॉमिक बम इन अगस्त 1945। तो ये 8 क्लास हिस्ट्री पेज 40 पे था। द फर्स्ट एटॉमिक बम वाज ड्रॉप्ड ऑन 2 Japanese cities, हिरोशिमा एंड नागासाकी, August 6 and August 9 of 1945। Who led the शिमला डिपुटेशन। तो सर आगा ख़ान ने शिमला कॉन्फ्रेंस का सरबराही की थी। मुस्लिम कज़्ज़ाब ने झूठा दावा किसकी नबूवत में किया था। तो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में मुस्लिम कज़्ज़ाब ने नबूवत का झूठा दावा किया था। और ये 10th क्लास इस्लामियात के जो लास्ट वाले चैप्टर है वहाँ पे ये प्रेजेंट है। 97, रब्बी इन्नी मग़लूबी फ़ंतज़िर, ये किस पैगम्बर की दुआ है। तो ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ, रब्बी इन्नी मग़लूबुन फ़ंतज़िर, ठीक है, ए मेरे रब बेशक मैं कमज़ोर हूँ तो बस मेरी मदद कर। इस्लामियात क्लास 3 सफ़ा 70 से ये आया हुआ है। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कबूल इस्लाम से पहले क्या नाम था। तो उसका कबूल इस्लाम से पहले अब्दुल्ला नाम था। इस्लामियात क्लास 4 सफ़ा 73 से लिया हुआ है। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम अब्दुल्ला था, ठीक है, ये रेफरेंस है इसका। आमुल हुज़न 99, आमुल हुज़न के बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के लिए कहाँ तशरीफ़ ले गए। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ़ चक्कर ले गए। आमुल हुज़न का जो बहुत ज़्यादा सख्त वक्त था, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उससे रिलीज़ हो गए तो उसने ताइफ का सफ़र किया था। वहाँ पे भी ये इस्लामियात क्लास 4 सफ़ा 49 से लिया हुआ है। MCQs नंबर, अगरचे ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ जाने का इरादा किया। MCQ नंबर 100, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले कितने साल पहले पैदा हुए थे। तो 2000 साल अलैहिस्सलाम की विलादत से, उसकी पैदाइश से तकरीबन 2000 साल पहले मिस्र में पैदा हुए थे, ठीक है। तो ये मुकम्मल कंप्लीट पेपर था सीटी का पेशावर डिवीज़न का, ठीक है, जो कि 1 जून 2025 को हो चुका है। हमारा इस पेपर डिस्कशन का मेन मकसद ये था कि MCQs कहाँ से आते हैं, कौन से क्लास से आते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आप उस तरीक़े से प्रिपरेशन कर ले। जब आपको एक मरतबा पता चल जाएगा कि MCQs कहाँ से आते हैं, किस पैटर्न पे आते हैं, तो फिर प्रिपरेशन कोई बड़ी या मुश्किल बात नहीं है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता, वो इधर उधर घूम के फिर एक जगह दूसरी जगह स्टडी कर लेते हैं, एक कंसिस्टेंसी नहीं होता उनमें, तो फिर ज़्यादातर फेल हो जाते हैं। इसका मेन वजह भी यही है, उनको पता नहीं होता कि कहाँ से MCQs आते हैं। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि आपने 3rd या 4th क्लास से इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री वगैरह ये सारे स्टार्ट करने हैं और 10th क्लास तक पढ़ने हैं, ठीक है। तो यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 10th क्लास तक स्टडी कीजिए, ठीक है, ये मेरा सजेशन है। बाकी ये टेस्ट अगर आपको अच्छा लगे इसका डिस्कशन, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम इस तरह की मज़ीद टेस्ट लाते रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।